नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। मुद्दे की बात में आज हम जिक्र करेंगे रहीमदास के एक दोहे की, जो इस समय समसामयिक है। कह रहीम कैसे निभे, बेर केर को संग, दौलत रस आपने उनके फाटत अंग। ये रहीमदास जी ने लिखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्जन और सज्जन यदि एक साथ रहते हैं तो नुकसान सदैव सज्जन का होगा, दुर्जन का नहीं। ये बात मोदी जी के मंत्रिमंडल पर इस वक्त बिल्कुल सटीक बैठ रही है, समसामयिक है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल यानी कि रविवार की शाम को श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली है। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं मोदी जी के मंत्रिमंडल को स्वयं अपनी ओर से, यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष की ओर से तथा द संकेत लाइव की ओर से बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और उनका संपूर्ण मंत्रिमंडल अनुराग और द्वेष के बिना भारत के नागरिकों के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगा। कल्याण और अनुराग द्वेष की जो मैंने बात की है, ये शपथ लेने में ये शब्द इस्तेमाल होते हैं कि मैं अन्याय और द्वेष के बिना भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा, इसलिए मैंने इस शब्द का यहां उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री जी यकीनन बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ही तरह तीसरी बार देश की सत्ता संभालने का अवसर मिला है। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं, यानी बेर केर का संग। हम इस पे आ रहे हैं। मतलब साफ है, इस बार प्रधानमंत्री अपनी मनमर्जी के पूरी तरह से मालिक बिल्कुल नहीं है। इसलिए उन्हें तमाम ऐसे निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचना होगा और समझना होगा, क्योंकि जिन बैसाखियों के सहारे वे सरकार चलाएंगे, उनके अपने रिजर्वेशन हैं, उनके अपने कमिटमेंट हैं, उनके अपने एजेंडे हैं, उनका अपना वोट बैंक है और उनके अपने राज्य की स्थितियां हैं। इसलिए जैसे ही केर यानी कि केला का पत्ता मस्ती में हवा के संग झूमने का प्रयास करेगा, बेर का पेड़ अपनी आदत के अनुसार उसमें कांटा चुभोएगा ही। यह है बेर केर का संग। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मोदी सरकार के सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी की, टीडीपी। चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में जब उन्होंने चंद्रबाबू नायडू जी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, तो उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे तथा राज्य के प्रत्येक मस्जिद के रख रखाव के लिए प्रति माह 5,000 रुपया दिए जाएंगे। अब इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी जी के मुस्लिम आरक्षण और तुष्टीकरण वाली बात को जरा याद कीजिए। दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है क्या? कैसे निभेगा ये साथ? कैसे फिर बेर और केर का संग रहेगा? इसके अलावा भाजपा के उस समय के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जोर देकर कहा था कि समान नागरिक संहिता जरूर लागू होगी, जबकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी इसका विरोध करती आई है। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राजधानी अमरावती को जिस तरह से सजाना और संवारना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें 3.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। वो 3.5 लाख करोड़ रुपया कहां से आएंगे, किसकी जेब से निकाले जाएंगे? क्योंकि हम सब जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की माली हालियत इस समय बिल्कुल नहीं है। वो ऑलरेडी कर्ज के बोझ से वो राज्य लदा हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य की महिलाओं को प्रति माह 1,500 का भत्ता,
निःशुल्क बस यात्रा तथा बेरोजगारों को 3,000 रुपए हर महीना देने का वादा कर चुके हैं। तो भाई ये सब आएगा कहां से? ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा कहां से आएगा। जाहिर सी बात है वो इस सब के लिए, इस पैसे के अरेंजमेंट के लिए अपने 16 सांसदों की बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव डालेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को कमोबेश इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा अगर उनको अपनी सरकार चलानी है तो। अब हम आते हैं एनडीए के दूसरे सहयोगी यानी जनता दल यूनाइटेड के बारे में। हम सब जानते हैं कि जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार पिछले 10 वर्षों में एनडीए को 2 बार गोली दे चुके हैं। वर्ष 2013 याद कीजिए, उन्होंने खुलेआम प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का विरोध किया था। लाभ हुआ, ठीक है, लेकिन फिर जो थोपने की कोशिश, ये क्या है? ये लोकतंत्र है, ये तो अधिनायकवाद है। भारत क्या इसी प्रकार से चलेगा? देश में विकास की 2 धारा हो, कौन सी धारा चलेगी? सबको लेकर चलने वाली धारा चलेगी या लोगों को थोपने वाली धारा चलेगी? ये अधिनायकवाद नहीं है तो क्या है? विश्वासघात का आरोप हम पर लगता है। जो अपने बुजुर्गों का सम्मान न कर पाए वो हम पर विश्वासघात का आरोप लगाते हैं। क्या सम्मान किया? आडवाणी जी के साथ क्या किया? अटल जी ने क्या कहा था? अटल जी ने राज धर्म पालन करने की सलाह दी थी और हमने अटल जी की प्रशंसा की। तो देश आखिर कैसे चलेगा? पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके। अब उनके साथ उनका साथ कैसे निभेगा ये यक्ष प्रश्न है। इसके अलावा समान नागरिक कानून और अग्निवीर जैसी योजनाओं के भी वे प्रबल विरोधी हैं। ऐसे में बेर केर का ये साथ कितने दिनों तक चलेगा कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की ही तरह उन्हें भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो भाई कल्पना कीजिए कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा, इतना पैसा आएगा कहां से? पैसा ज्यादातर जो आएगा वो फिर टैक्स पेयर के ऊपर दबाव पड़ेगा। ऐसे भी अभी इस चुनाव में क्या हुआ था, जो मिडिल क्लास था और लोअर मिडिल क्लास था उसने भाजपा के विरोध में वोट किया था, क्योंकि सबसे अधिक वही परेशान किया जाता है, वही सबसे अधिक टैक्स देता है। क्या उसी के ऊपर फिर टैक्स लादा जाएगा? कीमतें बढ़ाई जाएंगी? स्वाभाविक सी बात है कि महंगाई आसमान छुएगी। नतीजा क्या होगा वो तो सामने आएगा। उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का उदाहरण हम सब के सामने है। किस तरह उन्होंने 3 दर्जन सहयोगियों को न केवल झेला था बल्कि हर दम वो दबाव में रहे थे। क्या इस तरह का दबाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झेल पाएंगे? शायद नहीं। और अगर नहीं झेल पाएंगे तो फिर सरकार कैसे चलेगी? इसलिए झेलना ही पड़ेगा। वे 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 10 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं। उन्हें अभी तक दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं हुई है। वो इस कल्चर के नहीं है कि दबाव में रहें, वो दबाना जानते हैं, दबाव में रहना नहीं। जंगल में विचरते शेर की तरह उन्होंने सरकार चलाई है। अब क्या वो पिंजरे में बंद शेर की तरह देशवासियों के लिए कुछ खास कर पाएंगे? जवाब भविष्य देगा। वैसे ये सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगठन तथा सरकार दोनों को अच्छी तरह से चलाने की कुव्वत रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तथा कब कौन सा गियर लगाना है ये भी वो अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखना ये होगा कि जिस देश में 80% युवा बेरोजगार हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये इंडिया अपॉइंटमेंट रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट का कहना है कि भारत के 80% युवा बेरोजगार हैं। उन्हें मोदी सरकार सिर्फ सपने देखने को प्रेरित करती है या उनके लिए कोई ठोस कदम उतारती है, ये देखना होगा। क्योंकि अभी तक तो हवा में यहां तक कह दिया गया था कि पकौड़े तलें बेरोजगारों को, तो अब वो पकौड़े तल पाएंगे कि नहीं तल पाएंगे, ये तो अलग की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देने की घोषणा काफी पहले की थी। अब देखना यह है कि वो इसे कैसे पूरा करते हैं। वैसे मेरे विचार से जाति, धर्म, वर्ग, भाषा तथा संप्रदाय की राजनीति को किनारे करके तथा कथित तौर पर अलगाव तथा बांटने वाले मुद्दों से उचित दूरी बनाकर ही सरकार विकास के एजेंडे को पूरा कर सकती है। हिंदू मुस्लिम करके कतई नहीं पूरा होगा, न देश का विकास होगा, न समाज का विकास होगा, न राष्ट्र का विकास होगा, और न हम किसी अच्छे लेवल पे देखे जाएंगे। क्योंकि आम आदमी भी अब सरकार की कार्यप्रणाली का केवल आकलन नहीं करता है, अवलोकन भी करता है। आज हालत क्या है, चुनाव का जो परिणाम आए हैं वो ये दर्शाते हैं कि भारत का अधिकांश आदमी, इस चुनाव में भारत के अधिकांश आदमियों ने क्या किया है कि उन्होंने जो नेशनल चैनल्स थे उनकी अपेक्षा की है, यूट्यूब चैनल्स को उन्होंने पसंद किया है। क्योंकि जो नेशनल चैनल थे वो सरकार के की डुगडुगी बजा रहे थे, सरकार के पक्ष में ही बातें बना रहे थे। आप देखिए ना, तो उन्होंने बता दिया था, चैनल पे ही तो आया था ना कि 400 की संख्या आ रही, 400 क्रॉस कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि अब जो सरकार बनी है उस सरकार के ऊपर भारत का प्रत्येक व्यक्ति निगाह रख रहा है। यूट्यूब चैनल के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके वो सरकार की नीतियों और रीतियों को समझ रहा है और परख रहा है। अब देखना ये होगा कि बेर केर का ये संग कितने दिनों चलता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।